नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे नाटक को लेके आए हैं जो ये बताता है कि हमारे समाज में नेताओं का उदय कैसे होता है और इनका पतन कैसे होता है। कैसे धीरे धीरे व्यक्ति राजनीति में घुसता चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। जब उसको फाइनली टिकट मिलता है तब पता चलता है हाँ, इसकी नेतागिरी की तैयारी चल रही थी अब तक। ऐसी ही एक कहानी है। आज नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी नाटक। इसमें 3 डाकू होते हैं और वो समाज में धीरे धीरे अपना दबदबा बनाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद उनकी रणनीति का पता चलता है। एक युवक उनकी पोल खोल देता है और उसके बाद उनकी वो पिटाई होती है भाई साहब। उसके बाद वो कभी हिम्मत नहीं करते हैं कि दोबारा चुनाव लड़े। तो मेरा मकसद है कि वो कहानी आप लोगों तक भी पहुँचे। हो सकता है कि हमारे समाज में भी आज भी कुछ वैसे ही नेताओं का उदय हो रहा हो, बस हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ढोंग कर रहे हैं या फिर असली नेता है। इस कहानी में 3-4 प्रमुख पात्र हैं। 3 तो वो डाकू हैं, डाकू, लुटेरे, चोर, कुछ भी कर दीजिए, नेता कह सकते हैं। जो पहले डाकू ही थे, उनको कोई काम धंधा नहीं था, चोरी करते थे, डाका डालते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। फिर उनको लगता है कि हाँ, अब कुछ राजनीति में एंट्री करनी चाहिए। तो 3 सत्यवीर, दुर्जन सिंह और करमवीर ये डाकू थे। सत्यवीर, दुर्जन सिंह, करमवीर ये डाकू थे, चोरी वगैरह करते रहते थे। एक दिन इन्होंने, एक गांव की महिला थी, बिप्ती नाम था, उसकी बकरी को ये लोग उठा लाते हैं। नाटक का नाम ही है बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित। ये एक बकरी को उठा लेते हैं, उठा करके अपने आश्रम में ले आते हैं। फिर वो बिप्ती सब जगह ढूंढती है लेकिन उसकी बकरी कहीं नहीं मिलती। और जब वो इनके पास आती है तो देखती है कि हाँ, ये बकरी इनके पास नहीं है। तो कहती है ये बकरी तो हमारी है, हमारी बकरी हमको वापस दे दो, तुम लोग चोरी करके हमारी बकरी को ले आए हो। अभी चोर नहीं बचे थे तीनों, अब ये नेता बन चुके थे, समाज सेवी बन चुके थे। तो उनका नहीं 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 नहीं, ये बकरी आपकी नहीं है, ये बकरी महात्मा गांधी जी की है। वो कहती है महात्मा गांधी जी तो उस जमाने में थे, तब से ये बकरी अब तक थोड़ी ना बची आई होगी, वो तो मर गई होगी। हाँ, ये बात सही है कि ये महात्मा गांधी जी की बकरी मर गई थी, लेकिन जो महात्मा गांधी जी की बकरी थी उसकी बकरी की बकरी की बकरी की बकरी की बकरी है ये। तो कहते तब से तो ये हमारे पास थी, तब से तो ये बकरी थी और अभी ये महात्मा गांधी जी की बकरी हो गई है। वो कहते देखो, तुमने इस महात्मा गांधी जी की बकरी को बहुत दिन से कुछ खिलाया पिला नहीं है, ये दुबली पतली हो गई है और ये बकरी ने महात्मा की देवी है, देवी, इससे जो भी मांगोगे इच्छा पूरी होती है। बिप्ती कहती हद यार, इतने दिनों से हमारे घर में थी, तब से तो कोई इच्छा नहीं पूरी की इसने, हमेशा परेशान करती थी और अभी तुम्हारे यहाँ आ गई तो ये महात्मा गांधी जी की बकरी देवी हो गई है। हमारी बकरी हमको दो, हमें घर लेके जाना है, मजाक मत करो हमारे साथ। वो तीनों जिद कर जाती है, महात्मा गांधी की बकरी हम तुमको नहीं देंगे। वो गांव में जाती है, हल्ला करके लोगों को बुला लाती है, वो चोरों ने हमारी बकरी ले ली, कैसे करके दिलवा। वहाँ से गाँव वाले आते हैं तो ये तीनों के तीनों आदमी, एक पुलिस वाला भी इनके साथ में और आ जाता है। ये पूरी सेटलमेंट कर लेते हैं। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, महात्मा गांधी की बकरी है, अपने पास रखिए, वो सब हम देख लेंगे। ये तीनों आराम से उसकी पूजा करते हैं बकरी की, बढ़िया से। बकरी को कोई दिक्कत नहीं होती है, बकरी की वहाँ आराम से पूजा हो रही है, घंटी बज रही, और ये तीनों के तीनों चारों वहाँ बकरी की पूजा करते हैं और यस गाना वगैरह गाते हैं। ये गाना क्या गाते हैं, हर ऐस का राजा, ये तीनों के तीनों है, 3 चोर और एक सिपाही भी इनसे मिल गया है। अभी चारों गाना क्या गाते हैं, हर ऐस का राजा आएगी ये गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी ये गांधी की बकरी, हर ऐस करा जाएगी ये गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी ये गांधी की बकरी, सबको झूठा बता जाएगी ये गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी ये गांधी की बकरी, बेहतरनी तरा जाएगी ये गांधी की बकरी, बेहतरनी तरा जाएगी ये गांधी की बकरी। ये पूजा कर ही रहे होते हैं तब वो बिप्ती गाँव वालों को बुला के ले आती है और तभी वो गाँव वाले आते हैं और दुर्जन सिंह अपना भाषण उनको सुनाता है। कहता देखो भाई, देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बकरी किसी की भी नहीं है, इसलिए इस पर सबका हक है। ये बकरी महात्मा गांधी जी की है, इसको किसी एक घर में बांध के नहीं रखा जा सकता। ये आज से हमारे आश्रम में रहेगी, क्योंकि ये घर में रहेगी तो इससे कोई दर्शन नहीं कर पाएगा, जबकि ये हमारे आश्रम में रहेगी तो आप सभी लोग आकर के सुबह शाम इसके दर्शन का लाभ ले सकते हो। क्योंकि ऊपर तो व्यक्ति के किसी का धन नहीं जाता है, एक अच्छे कर्म जो व्यक्ति करेगा ऊपर वही जाएगा। तो
सभी को जितना भी हो सके इस बकरी की यहाँ पर सेवा का लाभ मिलना चाहिए। उसी उद्देश्य से हमने इस बकरी को यहाँ पर रख लिया है। करमवीर कहता है हाँ ये सही कह रहे हैं भाई, ये बकरी सभी की है, महात्मा गांधी जी की बकरी है, इस पर तो सभी का हक है। महात्मा गांधी जी किसी एक के तो थे नहीं, वो तो पूरे समाज के थे, इसलिए बकरी को यहीं पर रखा जाएगा। और जितना भी हो इस बकरी को खुश करने की कोशिश करो। जितना बकरी खुश रहेगी समाज में, देश में उतनी ही सुख शांति आएगी। दुर्जन सिंह कहता है इस बकरी ने हमें क्या नहीं दिया, बकरी ने हमें आज़ादी दिलाई, बकरी ने हमें प्रेम से रहना सिखाया, बकरी ने हमें अपना खुद का अधिकार बताना सिखाया है। वरना तो हम अंग्रेजों के जमाने में कैसे रहते थे, ये सब कुछ बकरी की बदौलत ही तो हुआ है। यदि बकरी खुश रहेगी तो हमारे समाज में सुख शांति रहेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो अकाल की समस्या आ रही है वो नहीं होंगी, बीमारी नहीं फैलेगी, प्लेग नहीं फैलेगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों इस बकरी की सेवा करो, जितनी बकरी खुश रहेगी उतने ही हम सब खुश रहेंगे। गाँव वाले एकदम प्रभावित हो जाते हैं, हाँ यार ये तो महात्मा गांधी जी की बकरी है, हमें तो उसको खुश रखना चाहिए। और सभी लोग उसकी पूजा करने लगे, परिक्रमा लगने, हाथ जोड़ने लगे। और वो कहता है कि देखो बकरी ना, नेताजी कहते हैं देखो बकरी ना सिर्फ हाथ जोड़ने से खुश नहीं होगी, कुछ दान दक्षिणा भी बनता है बकरी के लिए, जो कुछ बने चढ़ा के चले जाओ। और इंसान का यहाँ पे है क्या, एक दिन खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है। जो भी आप बकरी को चढ़ाओगे उससे आपका स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग के रास्ते खुलेंगे। तो भाई गाँव वाले भी सोचते हैं चलो ठीक है स्वर्ग में जाएंगे, अच्छी बात है, वो दो जितना भी बनता है दान दक्षिणा वहाँ पर चढ़ा देते हैं। और क्या हुआ होगा दान दक्षिणा का ये बताने की कतई जरूरत नहीं है, वो मैं पहले भूमिका में बता चुका। जो पहले कह रहे थे हर ऐस करा जाएगी ये गांधी की बकरी, बस इन छोटों का वही होना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। एक भाग कहानी कहीं खत्म होता है। अब ये सब गाँव वाले अपने अपने घर चले आते हैं। इसी समय एक एंट्री होती है एक युवक की, जो पढ़ा लिखा समझदार युवक था। उसको जब एक खबर लगती है कि इन चोटों के पास में एक व्यक्ति की बकरी उठाकर उसको गांधी जी की बकरी बना दी है। अब वो गांव वालों को बताता है कि देखो ऐसा नहीं होता है, गांधी जी की बकरी थी, वो मर गई होगी, और होगी भी तो गांधी जी की बकरी थी, वो देवी तो नहीं हो सकती, देवता तो महात्मा गांधी जी भी नहीं थे, उनकी भी जो सामान्य इंसान ही थे, तो उनकी ये बकरी देवी कहाँ से हो सकती है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल के तुमको लूट रहे हैं। वो एक गांव वाले कहते हैं नहीं नहीं ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी की बकरी है, ये ऐसे ही होता है। हम लोग 4 लोगों में बैठते हैं, 4 लोगों की बात को मानना पड़ता है। तुम तो 2 दिन से शहर से क्या आए हो, खुद को 30 उम्र का समझने लगे हो। वो कहता देखो वो झूठ बोल रहे हैं, सबसे तुम लोगों ने झूठ मान कैसे लिया। आज उन्होंने व्यक्ति की बकरी उठा के कि महात्मा गांधी जी की बकरी है, कल कल्लू की गाय उठा के ले जाएंगे, कहेंगे कृष्ण जी की गाय है, कल विनोद को बैल खोल के ले जाएंगे, कहेंगे कि ये बैल तो बलराम जी का है, कल किसी की भैंस खोल के ले जाएंगे, वो कहेंगे भैंस तो यमराज जी की है। तो ऐसे डांकों की बातों को तुम कब तक मानते रहोगे। कुछ तो लॉजिक लगा के देखो ये लोग क्या रहे हैं। मतलब किसी की कुछ भी चीज उठा के ले जाएंगे, ये उसकी है, ये उसकी है। एक दूसरा गांव वाला व्यक्ति कहता है ये देखो गर्म खून है बचवा, जो बड़ा बन के आता है ना वो बड़ा बन के ही रहता है, और जो छोटा बन के आता है वो छोटा बन के ही रहता है। भगवान ने उनको बड़ा करके भेजा है। ये जब तक बकरी इनके पास थी तब तक नहीं थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है कि जब बकरी उनके पास पहुंची तो वो बकरी महात्मा गांधी जी की हो गई है। कोई भी इसकी बात को समझने की कोशिश नहीं करता है, वो खूब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले नहीं मानते हैं। फिर वो गांव वालों को समझा झगड़ा के वो पूरी कोशिश करता है गांव वालों को समझाने के हर एक तरीके से। वो कहता है ये जो लुटेरे हैं इनका बात मत मानो, ये बकरी उसी की है, तुम सब लोग साथ दोगे तो उसकी बकरी मिल जाएगी, वरना व्यक्ति तो उससे नहीं छुड़ा पाएगी। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। वो व्यक्ति अकेला इन 4 लुटेरों के पास में आता है और ये कहता है कि आप गलत कर रहे हो, मैं ये सारी चीजें पूरे समाज में बता दूंगा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। और उससे पहले इनकी प्लानिंग पूरी हो रखी थी, चुनाव लड़ेंगे। और ये कहता है कि तुम चुनाव लड़ रहे हो, इस वजह से ढोंग कर रहे हो, मैं ये गाँव वालों को बता दूंगा और जो सच है मैं उसको जिता के रहूंगा। तो वो पूछता है करमवीर एक बात बता बेटा, तू कौन सी पार्टी से है। वो युवक कहता है यार मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं इस गांव का, इस देश का नागरिक हूँ, इस वजह से गांव वालों तक सच्चाई पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। अच्छा तुम उस शेर शाह वाली की पार्टी की तरफ से है। वो कहता है यार मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। उसको लगता है करमवीर को कि ये आदमी यदि मेरी पार्टी में आ जाए तो चुनाव जीतना बहुत आसान होगा। करमवीर पूरी कोशिश करता है उस युवक को अपने पक्ष में लेने के लिए, लेकिन वो युवक भाई टच से मस नहीं होता। फिर उनको लगता है कि ये यदि गाँव में चला गया तो हमारी हार निश्चय है। वो पुलिस वाले को बुलाता है और उससे कहता है साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, जब तक हम चुनाव ना जीत जाए इस युवक को जेल से बाहर मत आने दो, वरना ही हमारा चुनाव हरा देगा। बस पुलिस वाले को क्या लगता है, यहाँ तो मुख्यमंत्री जेल में चले जाते हैं, विधायक मंत्री जेल में चले जाते हैं, वो तो बेचारा गांव का एक युवक है,
उठा के उसको जेल में डाल दिया, पीटा तो अलग है, जेल चला गया। करमवीर चुनाव जीत जाता है क्योंकि बकरी उसके पक्ष में थी। गांव वालों से पहले क्या रखा था, भाई देखो बकरी ने हमें आदेश दिया है कि हम चुनाव लड़े, और यदि हम हार गए चुनाव में, आपने हमें वोट नहीं दिया, तो देख लेना बकरी नाराज हो जाएगी और उसके बाद वो गांव में महामारी आएगी, बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, सब चीजें आएंगी। तो गांव वालों धर्म भीरू थे, धर्म के नाम से डर गए और करमवीर को चुनाव में जिता दिया। करमवीर चुनाव जीत के आता है। उसके बाद उसको, उस युवक को जो जेल में पड़ा था, उसको जेल से छोड़ दिया था कि अब तो हम चुनाव जीत के, अब क्या दिक्कत है। अब वो युवक आता है, तभी विपत्ति युवक के पास आती है। वो कहती है ये तीनों डाकू मेरी बकरी को ले जा रहे हैं कहीं पर, इधर मैंने उसकी आवाज़ें सुनी है चीखते हुए। वो कहता है ऐसी बात है। वो फिर गांव वालों को समझाता है, देखो उन्होंने चुनाव लड़ा है बकरी के नाम पर, अभी उनके सामने चलो, उनकी बकरी की सच्चाई हम सभी के सामने रख देंगे। वो बकरी आज किस हालत में, जब वो चुनाव नहीं जीती थी तब वो किस हालत में थी, आज वो चुनाव जीत गए, आज उस बकरी के साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है हम आपको बताते हैं। गांव वाले अब बच्चे की, उस युवक की बात को थोड़ा बहुत विश्वास कर लेते हैं और वो वहां पे आते हैं। तभी वहां पर जो 3-4 डाकू वगैरह थे, नेताजी थे, जो भी कहिए, वो थे वहीं पर, और वहीं पर ये लोग भी पहुंच जाते हैं। वहां पे उनके गाना संगीत वगैरह चल रहा था। तभी एक भिस्ती था, वो गाना गा रहा था, वो अच्छे गाना नहीं गा पाता है। तभी वो कहता है कि तू अच्छा बुढ़ापा आ गया, तो अब अच्छा गाना नहीं गा पाएगा, तो ये काम कर, किसी और को भेज गाना गाने के लिए। तो भिस्ती वहीं पे खड़े अपने वो युवक, क्रांतिकारी युवक, उसको बुला करके मंच पर खड़ा कर देता है, ये हमारा लड़का है, ये अब गाना गाएगा। हालांकि मंच पर पहुंच गए हैं, भले वो जानते थे ये लड़का कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा, लेकिन जब मंच पूरी जनता सामने हो और मंच पर किसी को बुला दिया जाए तो उसको रोका नहीं जाता, जो बोलना है वही तुम बोल दे जो भी। अब वो लड़का उस मंच पर जाके फिर से एक गाना गाता है। इसमें जो बकरी प्रतीक है, वो बकरी नहीं है हकीकत में, वो बकरी इस देश की पिछड़ा हुआ समाज, पिछड़ी हुई जातियां, ये सभी गरीब, ये सभी बकरी के प्रतीक हैं, जिनको निशाना बना करके नेता लोग चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद में उनके साथ वही व्यवहार करते हैं जो इस बकरी में हुआ है। क्योंकि इन लोगों की जो पार्टी वहां रखी गई थी, उसी बकरी को मार करके उसकी जो दावत कर रहे थे लोग, तभी लोग पहुंच जाते हैं। इन्होंने, नेताओं ने उस बकरी को मार के खा गए हैं। वो उससे पहले वो देवी थी, चुनाव जीते, बकरी को खा गए। और आज क्या होता है, दलित, गरीब, पिछड़ा समाज हमारे नेताओं के लिए भगवान बन जाता है, और जब वो छोटे चुनाव जीत जाते हैं तो उनको भूल जाते हैं। अब ये पूरी कहानी का सार वो युवक उस मंच पर पहुंच के एक गाना के माध्यम से सभी लोगों को बताने की कोशिश करता है। वो गाना गाता है, बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने, बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने, सब कुछ सहना सिखा दिया, बकरी की मैंने। हम नेताओं की बात को आराम से मान जाते हैं, वो जो कहे हाँ ठीक है, जो कहे हाँ ठीक है, मान लिया। छोटी से छोटी रस्सी से बंधना सिखा दिया, छोटी से छोटी रस्सी से बंधना सिखा दिया, हर एक खूंटे से बंधना सिखा दिया, हर काम करना सिखा दिया, बकरी की मैंने, बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने। हर ढोल बज रहे हैं आज हमारी ही खाल के, हर ढोल बज रहे हैं आज हमारी ही खाल के, ढोलों में सुर मिलना सिखा दिया, बकरी की मैंने, हर ढोल से सुर मिलाना सिखा दिया, बकरी की मैंने। हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल का मतलब है आज जितने भी लोग नेता है वो हमारे टैक्स के पैसों से यश और आराम कर रहे हैं। जहाँ वो बकरी गरीब जनता की थी, उस गरीब जनता को उन्होंने देवी बनाया, उसके बाद में उसको खा गए और उसके ढोल बजा लिए, जो उसकी खाल थी उसके ढोल बन गए। और आज क्या हो रहा है, हमारे ही टैक्स के पैसों से नेता लोग ऐसा आराम कर रहे हैं। जब नेता लोग आते हैं हमसे ही मिलने के लिए पहले, तब एकदम गरीब होते हैं, चुनाव जीतने के बाद में आते हैं, उन्हीं नेताओं के आने तक भर के लिए कई करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। पूरी व्यवस्था लगती है, सड़क बन जाती है, जिससे नेता आ रहे होते हैं 24 घंटे में सारी सड़कें तैयार होती हैं। ये कहाँ से आ रहा पैसा, हमारी खाल से, हमारे टैक्स के पैसों से वो लोग आराम कर रहे हैं। जब इसका गाना खत्म होता है तो करमवीर एकदम से भड़क जाता है और कहता है पकड़ लो इसको गांव वाले, ये बकरी के खिलाफ जा रहा है, ये हमारे देश के खिलाफ जा रहा है, ये इस देश का गद्दार है।
लेकिन तब तक गांव वाले समझ चुके होते कि गद्दार इस देश में हकीकत में कौन है। वो पूरी जनता इन तीनों चारों को घेर लेती है, 3 नेता, चौथे पुलिस वाले साहब, क्योंकि पुलिस, जब तक पुलिस प्रशासन या फिर अधिकारी नहीं मिलते ये छोटे नेता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वहां पर मिले और इतनी बढ़िया सी पिटाई हुई इन चारों की, उसको देखने के बाद शायद नहीं लगता कि इन्होंने कभी जीवन में चुनाव लड़ने की हिम्मत की होगी। ये तब हुआ जब उस गांव वाले लोग एक्टिव हुए। गांव वाले एक्टिव तब हुए जब किसी ने उनको जगाने की कोशिश की, क्योंकि गांव वाले सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हर एक गांव में उस युवक जैसा कोई क्रांतिकारी व्यक्ति निकल के आना चाहिए जो ये बताए कि छोटे नेता हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, जिसके सहारे वोट मांगते हैं, चुनाव जीतने के बाद में उन्हीं को छोड़ देते हैं, उन्हीं की खाल से ढोल बना जाते हैं। और ये कहानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जब लिखी थी तब एक बड़ी अजीब बात कही थी, ये कहानी मैं लिख रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ इस नाटक का जितनी जल्दी हो अर्थ खत्म हो जाए, इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाए, कोई इसको पढ़े ही ना। लेकिन क्या आज भी लगता है कि इस नाटक को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्या आज हम इन सारी समस्याओं से मुक्त हो गए हैं जो उस समय थी? नहीं है। जितनी जल्दी ये समस्या हमारे जैसे खत्म हो जाएंगी, इस नाटक की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। जितनी जल्दी ये खत्म हो और ये नाटक की प्रासंगिकता खत्म, ये कोई लिखता है तो ये बड़ी समस्या होती है। हर एक सोचता है कि मैं लिख करके अमर हो जाऊं, लेकिन ये व्यक्ति कहता है हमें अमर नहीं होना, मैं समाज की जो गतिविधियां हमें उसको सुधार लेके आना है। ये नाटक यहीं पे खत्म हो जाता है और हमें सीख देके जाता है कि किसी न किसी को समाज में आगे आना चाहिए और ऐसे छोटों नेताओं की पोल खोलनी चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।